नमस्कार, आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। आज एक बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय संतोष पाठक जी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। और एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी ने कल पहले रायबरेली की धरती पर जाकर जो बोला नरेंद्र मोदी और अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, उसके बाद जिस तरह से पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम टूट पड़ा एक तरह से राहुल गांधी पर। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी हो, या पश्चिम बंगाल के नए नवेले मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी हो, भारतीय जनता पार्टी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, मोदी सरकार में मंत्री हो, बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, राज्यों के पदाधिकारी हो, छोटे से लेकर बड़ा नेता हर कोई राहुल गांधी पर हमला बोलता हुआ नजर आया। लेकिन सीधे सीधे राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल जनता तक कनेक्ट कर रहा था। जनता को वो उन बातों की अपील जो थी वो कहीं ना कहीं जनता को लग रहा था कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। और इस बीच जब ये पूरा घटनाक्रम कल हो रहा था तो राहुल गांधी रायबरेली से पहुंच गए अमेठी, जहां के वो एक जमाने में सांसद रहा करते थे, जहां 2019 में स्मृति ईरानी ने उन्हें हराया था। 2024 में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने खुले तौर पर चेतावनी दी कि मुझे कहा जा रहा है माफी मांगो, आरएसएस वालों कान खुलकर सुन लो, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं फिर से दोहराता हूं। और उन्होंने फिर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस को लेकर वही सब दोहराया। अब पूरी की पूरी बीजेपी अवाक है। प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर थे, उन्हें तमाम जानकारियां दी गई और विदेश की धरती पर बैठे बैठे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुक्म सुना दिया, सभी मंत्रियों को बोलो दिल्ली में रहे। और विदेश से आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तमाम मंत्रियों को तलब कर लिया है। कुछ बड़ा होने वाला है क्या देश की राजनीति में? क्या राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाले हैं, या जिस तरह से जो समस्याएं पिछले कुछ दिनों के दौरान उभर कर निकल कर सामने आ रही है, क्या उसको लेकर कुछ ठोस करेंगे? या सबसे बड़ी बात ये कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देकर किसी और को प्रधानमंत्री बनाए जाने का रास्ता साफ करेंगे? जिस तरह की बातें कही जा रही है कि नया प्रधानमंत्री आ सकता है, या फिर प्रधानमंत्री कुर्सी से चिपके रहने की अपनी लालसा को पूरी करते हुए बने रहेंगे, राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करेंगे, या फिर प्रधानमंत्री मोदी क्या मध्यावधि चुनाव कराने जा रहे हैं देश में? इन तमाम अटकलों के बीच एक बड़ी खबर लेकर हम अपने दर्शकों के सामने आए हैं। तमाम तथ्यों को एक एक करके दर्शकों के सामने रखेंगे। शुरुआत अरुण भाई आप कीजिए, उसके बाद एक एक करके तथ्यों को रखेंगे। दर्शकों से कहेंगे कि बस 10-12 मिनट हमारे साथ बने रहिए। हम बहुत ज्यादा लंबा इस वीडियो को करने वाले नहीं है। 15-16 मिनट में तमाम बातों को आपके सामने रख देंगे। जी अरुण भाई। जी बिल्कुल, आपने काफ़ी बातें दर्शकों को समझा दी, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे सिर्फ ये रहेगा कि मोदी ने विदेश की धरती से अचानक भारत में आकर इतनी बड़ी बैठक क्यों बुलाई? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर जो किसी तरह की खतरे की आहट को माप रहे हैं, या राहुल गांधी ने जो कहा है कि आर्थिक तूफान आने वाला है, उसको लेकर सरकार सजग है? क्या उसको लेकर कोई बड़े कदम उठाए जाएँगे? या फिर मोदी अपने ही कैबिनेट मंत्रिमंडल पर कैंची चलाने जा रहे हैं? हम तो पहले ये समझेंगे आपसे। देखिए अरुण भाई, प्रधानमंत्री मोदी लोगों को नसीहत देके पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, कुकिंग ऑयल बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, विदेशी मुद्रा बचाओ, वो अपना बड़ा भारी भरकम हवाई जहाज लेकर निकल गया। पता नहीं उनमें रुपयों में खर्च किया उन्होंने कि उनका जो खर्चा हुआ है डॉलर में हुआ, ये तो भारत सरकार ही बताएगी। और दर्शक ज्यादा समझदार है, वो समझ जाते हैं कि विदेश में रुपया चलता नहीं है। तो नेपाल वो में रुपया चलता है, लेकिन हिसाब भूटान तो में वही चलता है। है, चाकू चाहे खरबूजा पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, कटना खरबूजा ही है। तो खर्च बिल्कुल। होने हैं, चाहे डॉलर में खर्च हो चाहे रुपए में खर्च हो। हाँ भारतीय नहीं, मुद्रा विदेश खर्च। में वो डॉलर में ही खर्च होगा। उन्होंने डॉलर बचाने के लिए हमसे त्याग करने की अपील की थी कि विदेशी मुद्रा बचा लो। अब जी अर्थव्यवस्था की बेसिक समझ रखने वाला भी ये बात नहीं जानता है कि आप डॉलर बचा के, विदेशी मुद्रा बचा के 2 साल का रख लो, 4 साल का रख लो, 5 साल का रख लो, या 10 दिन का रख लो, या 1 महीने का रख लो। बिल्कुल। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग आपकी ठीक नहीं है, अगर प्रोडक्शन आपके यहाँ नहीं है, तो फिर आप कुछ भी कर लो, आपके देश का भला नहीं होगा। रुपए की कीमत जो गिर रही है उसका वो एक उदाहरण है इस बात का। और चाइना को देखिए, ट्रंप जाकर चाइना के आगे गिड़गिड़ा क्यों रहे थे? क्योंकि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग में अपनी काबिलियत साबित कर दी है। हम
मेक इन इंडिया और ये जो तमाम जो झुंझुना पकड़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और चाइना से पार्ट्स लाके नोएडा, ग्रेटर नोएडा की कंपनियों में मोबाइल बनाए जाते हैं और उसमें मेक इन इंडिया का ठप्पा लगा देते हैं, इस तरह से धोखा देने से विकास नहीं होता है। तो अब सीधे सीधे ये तमाम लॉलीपॉप थमा के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री रवाना हो गए, कहाँ गए? यूएई गए, नीदरलैंड गए। नीदरलैंड जाने से पहले वहां के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? स्वीडन गए। नॉर्वे में तो बड़ा गजब ही कर दिया कि वहां की महिला पत्रकार के सवाल का जवाब दे देते। सवाल का जवाब देने में देखिए ऐसा नहीं है, वो आज सीधे प्रधानमंत्री नहीं बन गए। देख, लोग आलोचना करते हैं नरेंद्र मोदी जी की कि भैया सीधे नहीं, नेता रहे हैं, लंबे समय तक संघर्ष किया, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। ऐसा नहीं कि जवाब उनके पास नहीं होगा, या ऐसा नहीं उनको पहले से पता नहीं होगा, देना चाहिए था। लेकिन जब आप बार बार सिर्फ एक झूठी दुनिया में जीने लग जाते हैं, तो सच का सामना करने से आप डरने लग जाते हैं। उनके साथ दिक्कत नहीं। और उसके बाद रही सही कसर उन संघी पत्रकारों ने पूरी कर दी, जो देश के अंदर नॉर्वे की उस महिला पत्रकार का चरित्र हनन करने में जुट गए। पता नहीं क्या क्या कहने लगे, बिकनी में फोटो आई, और अब स्विमिंग पूल में तो बिकनी में ही जाया जाता है। अब हम जैसे गंवार लोग होते, मैं अगर मैं गया कहीं, मैं कई जगह गया, तो वहां कहते कि नहीं आप नहीं जा सकते जी इस तरह के ड्रेस में। तो वो खैर उनको, वो भी जाते हैं, मुझसे ज्यादा महंगे 5 स्टार होटल में जाते हैं, जिन्होंने बिकनी वाली फोटो जो है वो रिलीज करी है। मैं जानता हूँ, संपादक रहे हुए हैं, वीसी रहे हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हुए हैं। लेकिन खैर, वहां से वो पहुंच गए इटली। इटली जाकर उन्होंने वहां की प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी दे दी। अब ये पता नहीं किस तरह की बात थी, किस तरह की वो थी, लेकिन ठीक है। उसके बाद जैसे ही उन्हें वो राहुल गांधी के आरोपों के बारे में पता लगा, और ये पता लगा कि उनके तमाम मंत्री, नेता, अध्यक्ष, महासचिव, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये सब मिलकर एक अकेले राहुल गांधी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो बौखलाए हुए मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद की बैठक बुला ली है। और सीधे तौर पर मैं, जो भी कई जगह खबर आ रही है, बहुत सारे यूट्यूबर आ जाते हैं अरुण भाई, जो कहते हैं कि सरकार गिर जाएगी, प्रधानमंत्री हिल जाएंगे। ऐसा नहीं कुछ होने वाला है। ये प्रधानमंत्री तब तक हटेंगे नहीं प्रधानमंत्री पद से, जब तक इनको हाथ पकड़ कर नहीं हटाया जाए। ये कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, एक दिन भी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, ना ये मध्यावधि चुनाव कराएंगे। दरअसल जब जब ये संकट में फंसते हैं, तब तब डरपोक आदमी क्या करता है, जब वो परेशान होता है तो अपने आप को बाहर से बहादुर दिखाने की कोशिश करता है। तो इन तमाम मंत्रियों को बुला लिया। ये कैबिनेट की बैठक नहीं है, इस हफ्ते कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। ये बैठक मंत्रिपरिषद की बुलाई गई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी होंगे, जिसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले भी हैं, और जिसमें राज्य मंत्री भी है। मतलब मोदी गवर्नमेंट के सारे मंत्री इसमें शामिल हैं, और इसमें वो मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। जब देश की जनता प्रधानमंत्री से उनके कामकाज की रिपोर्ट मांग रहा है कि भैया ये 18-18 घंटे काम करके आपने देश की अर्थव्यवस्था को इतने रसातल में कैसे पहुंचा दिया कि रुपया 100 पर पहुंचने वाला है, 18-18 घंटे बिना छुट्टी लिए काम किया आपने, देश की इतनी खस्ता हालत कैसे कर दी। और अब तो कई कंपनियों के मामले सामने आ गए कि कैसे जेल भेजा गया, फर्जी मामलों में फंसाया गया, अडानी साहब ने उनकी कंपनी खरीदी, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। तो एक डरे हुए प्रधानमंत्री ने अब मंत्रियों को बुला लिया है। मंत्रियों के कामकाज की वो समीक्षा करेंगे, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। और क्यों बनाएंगे? इससे पहले कि कोई मंत्री सवाल पूछने की हिम्मत कर पाए, हालांकि अब कोई कर नहीं पाता है, लेकिन इससे पहले कि कोई मंत्री सवाल पूछने की हिम्मत कर पाए, ये कहा जाएगा कि तुम्हारा कामकाज ठीक नहीं, तो मंत्रिमंडल से विदा होना पड़ेगा। कुछ को कहा जाएगा कि भैया संगठन में जाके कामकाज करो, संगठन में तुम्हारी बहुत जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस रिपोर्ट कार्ड के बहाने प्रधानमंत्री मोदी अपने कैबिनेट के 2 दिग्गज नेताओं, जिनके बारे में उनको लगता है कि ये आरएसएस तक खबरें पहुंचाते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। जो बताया जा रहा है कि आज की मंत्रिपरिषद की बैठक का एजेंडा मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी, मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी कि उन्होंने सरकार के फैसले को जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी तरीके से लागू किया है, भविष्य का रोड मैप तैयार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस महीने, मई के महीने में 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री ने पीएम का कार्यभार संभाला था मई में, तो इस मई के महीने में उनको 12 साल होने जा रहे हैं कुल मिलाकर। और तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो जून के महीने में बने थे, तो अगले महीने उनके तीसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो उन 2 वर्षों के जश्न मनाने का एक तरह से खाका तैयार किया जाएगा, और इसके साथ ही मंत्रियों को डराया जाएगा कि बोलना मत खबरदार, मैं रिपोर्ट कार्ड बना रहा हूं। कईयों को विदा होना पड़ेगा, कुछ को मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ेगा, कुछ को संगठन में जाना पड़ेगा, कुछ को राज्यपाल बना के राजभवन में भेज देंगे, और ये सब मैं तय करूंगा। और अगर बीच में बोलोगे कुछ उटपटांग बोली
कि राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी का असर हो रहा है, तो फिर मैं मंत्रिमंडल में भी नहीं रहने दूंगा। ये इसलिए बुलाई गई बैठक है। तो ये निश्चित तौर पर माना जाए कि सरकार अब अपने मंत्रियों की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। क्या उनके मंत्री सिर्फ टीवी कैमरों तक ही सीमित रह गए हैं? जनता के बीच उनका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है? क्या यही वजह है कि अब कैबिनेट में बड़े बदलाव की तैयारी को लेकर मोदी ने ये मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है? क्या सरकार मान चुकी है कि अब तक कई मोर्चों पर सरकार फेल हो चुकी है? जिस तरीके से अकेले राहुल गांधी पूरी सरकार पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जनता तक पकड़ लगातार बना रहे हैं। अब आप आम जनमानस में ही बात करो तो लगातार राहुल के पक्ष में लोग बोलते हुए दिखाई देते हैं। क्या ये राहुल का जो नया अवतार एग्रेशन मोड जो आया है, तो क्या ये पूरी सरकार पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी का ये आक्रामक रूप, देखिए राहुल गांधी के शब्दों पे, राहुल गांधी के शब्दों की तलखी पर, जैसे कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि भैया 2009 से 14 तक का वाकये का जिक्र कर रहे हैं कि उस समय लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज हुआ करती थी, कितनी शानदार विपक्ष की नेता हुआ करती थी। मैं आपको बताऊं, दर्शकों को दो तीन चीजें समझनी चाहिए। सुषमा स्वराज जब विपक्ष की नेता हुआ करती थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? मनमोहन सिंह, जिन्होंने कभी भी किसी नेता पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया, जिन्होंने कभी भी जांच एजेंसी का दुरुपयोग नहीं किया। मनमोहन सिंह को क्या क्या नहीं कहा गया, मौन मोहन सिंह, और पता नहीं क्या क्या कहा गया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों की बैठक लिया करते थे। ज्यादातर उस काल के मुख्यमंत्रियों की बैठक को मैंने कवर किया है, और विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री का भाषण, जो उस समय प्रोटोकॉल था वो आज भी प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री का भाषण दूरदर्शन से लाइव होता था, और प्रधानमंत्री का भाषण जैसे ही खत्म होता था, मोदी बाहर आते थे तुरंत और मीडिया को बाइट देते थे, ताकि एक फ्रेम में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भाषण चले और दूसरे फ्रेम में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बाइट चले। हम चूंकि बीजेपी कवर करते थे तो हम भी बाहर आते थे। कभी भी मनमोहन सिंह ने ये नहीं कहा कि ये जो मोदी की बाइट लेते हैं उन पत्रकारों के विज्ञान भवन में एंट्री बैन कर, वो चला करता, वो प्रधानमंत्री थे। उस समय लोकसभा के स्पीकर कौन हुआ करती थी? मीरा कुमार हुआ करती। देखिए, स्पीकर सत्ताधारी दल से होता है, थोड़ा बहुत झुकाव तो होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या इस तरह से कि विपक्ष की तरफ देखे ही ना, विपक्ष को मौका ही ना दे। इस समय लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। तो जब भी हमें राहुल गांधी को जज करना पड़ेगा सुषमा स्वराज के मुकाबले, तो हमें नरेंद्र मोदी को मनमोहन सिंह के मुकाबले भी जज करना पड़ेगा, और हमें ओम बिरला को जो है वो मीरा कुमारी नहीं, उनके अपने यानी भारतीय जनता पार्टी के अपने लोकसभा स्पीकर रही सुमित्रा महाजन के साथ भी हमें जज करना पड़ेगा, तभी जाकर हम सही फैसला कर पाएंगे। अब राहुल गांधी निश्चित तौर पर सरकार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और मंत्रियों की नाकामी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की नाकामी होती है, क्योंकि भारत में संसदीय लोकतंत्र है जहां प्रधानमंत्री मंत्रियों में प्रथम माना जाता है। वो अलग बात है कि मोदी अपने आप को बॉस मान चुके हैं और किसी मंत्री में हिम्मत नहीं है कि उनके सामने कुछ बोल दे। लेकिन मोटे तौर पर मैं इनकी कैबिनेट का खाका आपके सामने रख देता हूँ। कैबिनेट मंत्री में सबसे पहला नाम आता है, जो कि लोकसभा में उपनेता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। इनके रक्षा मंत्री रहते हुए टीवी चैनलों ने बता दिया था एक साल पहले कि हमने कराची पर, लाहौर पर, इस्लामाबाद पर और दो चार और शहरों पे कब्जा कर लिया। अभी तक राजनाथ सिंह जाके वहां तिरंगा तो फहरा नहीं पाए, वहां तो पाकिस्तान का ही झंडा फहराया जा रहा है। और ना उन एंकरों से पूछ पाए कि भैया तुम्हें किसने बताया था कि हमारी सेना ने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची पर कब्जा कर लिया है। ये उसी समय आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा रहे थे। चलिए वो तो ठीक है, वो तो न्यूज चैनलों का काम था। ये अपने मुंह से बोल चुके हैं कि हमें सिंध पर भी तिरंगा लहराना है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेने की जब बारी आई तो अमेरिका ने युद्ध विराम करवा दिया। आपकी हिम्मत नहीं हुई, जब आप जीत रहे थे तो अपनी सेना को कहते कि घुस जाओ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, और जहां तक हमारा इलाका है वहां तक चलते जाओ, उसके बाद हम युद्ध। अमेरिका कौन होता है तय करने वाला युद्ध विराम? अब राजनाथ सिंह कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि मोदी साहब डरे हुए थे। तो अब राजनाथ सिंह को कैसे फेल बताएंगे, लेकिन राजनाथ सिंह से छुटकारा भी पाना है। फिर दूसरे नंबर पर अमित शाह, गृह मंत्री। इन ऐसे शानदार गृह मंत्री हैं कि भैया गुजरात की धरती लौह पुरुष, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी इनके हमला इनके कार्यकाल में हुआ। लाल किला जहां प्रधानमंत्री मोदी हर 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं, वहां आतंकवादी बम ब्लास्ट इनके कार्यकाल में हुआ। ना जाने कितने आतंकवादी हमले हुए, और फिर भी इनको सफल गृह मंत्री माना जाता है। लेकिन इनको हटाने की हैसियत में नरेंद्र मोदी है, क्योंकि सरकार और संगठन दोनों ही अमित शाह चलाते हैं। तीसरे नंबर पर नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। और
सबसे बड़े घोटालों वाली 3-4 चीजें या सबसे जगह वसूली वाली 3-4 जगह को आप चिन्हित करेंगे तो उसमें एक टोल आएगा। और अब तो अडानी साहब जो है वो सड़क निर्माण में भी दूसरे नंबर की कंपनी एक तरह से बनते चले जा रहे हैं। जेपी नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री, अब ये कैसे स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये पहले भी रह चुके हैं, अभी रह चुके हैं। ये तमाम अस्पतालों की हालत देख के लोग समझ सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। जिस तरह से खाद की, यूरिया की कमी और संकट आ रहा है, उसमें शिवराज सिंह चौहान कितने सफल हैं, ये समझ लीजिए। और सबसे शानदार मोदी गवर्नमेंट की मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनके वित्त मंत्री के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था बिल्कुल गड्ढे में गिरता चला जा रहा है। एस जयशंकर विदेश मंत्री, जहां विदेश नीति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मनोहर लाल आवासन और शहरी कार्य मंत्री, चूंकि सिर्फ मोदी जी के मित्र है, इस वजह से टिके हुए हैं। एच डी कुमार स्वामी सहयोगी दल जेडीएस से आते हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, जिनको ये तक पता नहीं था कि अमेरिका के साथ क्या ट्रेड डील हो रही है, पता नहीं अभी भी पता है कि नहीं पता है। धर्मेंद्र प्रधान तथाकथित शिक्षा मंत्री, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले। ये सिर्फ एनटीए का एग्जाम की बात नहीं है, ये सीयूटी के एग्जाम और पता नहीं कितने कितने एग्जाम जो है डमडम डिगा कोचिंग सेंटर दिल्ली के कंजावला और पता नहीं कहां कहां जाकर करवाते हैं 2-3 रूम के, जबकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास दिल्ली विश्वविद्यालय का है, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय का है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का है। आप इसकी जगह डमडम डिगा कोचिंग सेंटर और डमडम डिगा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर आप एग्जाम कराते हो। आप समझ लीजिए कि कितने बड़े मंत्री हैं तथाकथित हमारे देश के शिक्षा मंत्री। उसके बाद जीतन राम मांझी तो सहयोगी दल से आते हैं। इन्होंने क्या बयान दिया, जो एक बिहार के युवक की दिल्ली में हत्या हो गई थी, तो ये बेशर्म मंत्रियों की लिस्ट में ये भी आप समझ लीजिए। राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह जेडीयू कोटे से हटाए नहीं जाएंगे। सर्बानंद सोनोवाल, क्योंकि असम में हिमंता विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए रखना है, तो सर्बानंद सोनोवाल को दिल्ली रखना होगा। वीरेंद्र कुमार, उसके बाद के राम मोहन नायडू टीडीपी के कोटे से मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी कर्नाटक से आते हैं। जोरेराम उड़ीसा से आते हैं, जनजातीय कार्य मंत्री है। और बयान बहादुर झटका मटन शॉप के ब्रांड एम्बेसडर, पाकिस्तान भेजने वाली टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी चलाने वाले गिरिराज गिरिराज सिंह, जो कि वस्त्र मंत्री हैं। अब इनका भी क्या उपयोगिता है पता नहीं, लेकिन एक ही उपयोगिता है कि इन्होंने एक जमाने में नरेंद्र मोदी साहब का बर्थडे केक काटा था, जब नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ थे, बीजेपी के साथ रहते हुए भी, और नीतीश ने इनका मंत्रालय बदल दिया था। उस बर्थडे केक की कीमत मोदी साहब आज तक चुका रहे हैं, और इसका भुगतान बिहार की जनता और देश की जनता कर रही है। अश्वनी वैष्णव गजब है, इनके पास रेल मंत्रालय भी है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी है। अब इलेक्ट्रॉनिक सूचना में तो गजब ही समझ लीजिए। रेल मंत्री तो खैर अब क्या ही कहे, वो तो सभी लोग जानते हैं कि कितना सफल काम कर रहे हैं। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जिनके रूप में प्रधानमंत्री ने दायित्व दिया है कि राहुल गांधी का भाषण कहीं नहीं चलना चाहिए, तो लाजे सर में भी गोदी मीडिया को अगर वो टीवी चैनल पे नहीं चलाते तो उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चलता है, चलाना तो पड़ेगा। डिजिटल सोशल मीडिया का प्रेशर तो है, तो ये बेचारे रोक नहीं पा रहे, तो इनका मंत्रालय बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया आ जाते हैं, प्याज वाले मंत्री हैं, प्याज से गर्मी दूर भगाते हैं। तो मंत्रालय भले ही बदल जाएगा, लेकिन ये मंत्री तो बने रहेंगे। पहले ये सिविल एविएशन मंत्री थे, जिसमें इन्होंने एयर इंडिया को बेचा टाटा को। अब ये संचार मंत्री के रूप में हो सकता है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल का काम करके जाए। अभी हाल ही में अंबानी ने इनके साथ मुलाकात की थी, मतलब मुकेश अंबानी के बेटे ने। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री है, पर्यावरण छोड़ के बाकी सारे काम ये करते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा को छोड़कर। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं। दिल राजस्थान में लगता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन बनाया नहीं पार्टी ने। अन्नपूर्णा देवी झारखंड से आती है, महिला एवं बाल विकास मंत्री है। किरण रिजिजू नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, संसदीय कार्य मंत्री है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है। ऐसे संसदीय कार्य मंत्री है जो विपक्ष के नेता पर व्यक्तिगत हमले करते रहते हैं। और शानदार मंत्रियों में दूसरे मंत्री, अपस्टील फाइल वाले मंत्री हरदीप सिंह पुरी। तो अब सबसे बड़ी बात ये होगी, जब ये फेरबदल होगा, तो क्या हरदीप पुरी और धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय ये बदल पाते हैं कि नहीं बदल पाते, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इस पर ये तय होगा कि राहुल गांधी जो कहते हैं उसमें कोई दम है या नहीं। उसके बाद मनसुख मंडाविया, जी किशन रेड्डी, चिराग पासवान, सी आर पाटिल। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की बात करूं तो राव इंद्रजीत सिंह, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप राव जाधव, जयंत चौधरी सहयोगी दल से है। तो ये मुझे लगता है कि ये सभी इसमें बने रहेंगे, क्योंकि हरियाणा का भी एंगल है, जम्मू कश्मीर का भी एंगल है, और दलित नेता भी हैं। राज्य मंत्री में आप देख लीजिए, जितिन प्रसाद ब्राह्मण यूपी से आते हैं, बने रहेंगे। श्री प्रसाद योसो नाइक गोवा से हैं, बने रहेंगे। पंकज चौधरी शायद हो सकता है कि इनको मंत्रालय से ले लिया जाए, क्योंकि ये यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं।
और बाकी कृष्णपाल, रामदास अठावले, रामनाथ ठाकुर जेडीयू के कोटे से है, नित्यानंद राय बिहार से बीजेपी के नेता है, अनुप्रिया पटेल अपना दल से है, बी सोमन्ना, चंद्रशेखर पेमासानी, एसपी सिंह बघेल, शोभा करंदलाजे, कीर्तिवर्धन सिंह ये बगल से आते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह के बगल वाले इलाके से राजा साहब की फैमिली से है, बीएल वर्मा, शांतनु ठाकुर, सुरेश गोपी, ये तमाम नाम अगर कर दिए जाए तो इसमें से मोटे तौर पर लगभग लगभग 1 दर्जन मंत्रियों की छुट्टी होने की बात कही जा रही है, जिनमें से कईयों को राजभवन भेजा जा सकता है, कईयों को पार्टी संगठन के काम में लगाया जा सकता है और कई लोग कुछ समय के लिए पैदल आ सकते हैं। लेकिन सबकी निगाहें 4 मंत्रियों पर टिकी होगी कि क्या मोदी और शाह की जोड़ी राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से छुटकारा पा पाते हैं, नहीं पा पाते। और दूसरी निगाहें बनी होंगी, बल्कि 3 और मंत्रियों पे बनी होगी कि क्या नरेंद्र मोदी साहब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को हटा पाते हैं या नहीं हटा पाते। अरुण भाई, चलिए, बड़ा बेबाकी से आपने हमारे दर्शकों को समझा दिया कि आखिर ये मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाने के पीछे क्या मकसद है। क्या एक बड़ा राजनीतिक उठापटक इस समय देखने को मिल सकता है। खैर, मीटिंग 5 बजे से है, उसके बाद भी हम आपको बताएंगे कि मीटिंग में क्या हुआ। तब तक हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।